हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के दूसरे सेट को देखेंगे। इससे पहले हमने सेट 1 को अपलोड किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट होगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आज का क्या है। बोला है 7 का पावर 21 प्लस 7 का पावर 22 प्लस 7 का पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 को अगर 25 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले, इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन मिले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। हर शेष वाले क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं होगा अगर क्वेश्चन इस पैटर्न पे रहे। अगर मान लीजिए रहता 2 का पावर 33, 2 का पावर 34, 2 का पावर 35, 2 का पावर 36, 2 का पावर 37, इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनाता और उसमें किसी संख्या से भाग करने के बाद शेष पूछा होता तो वहां भी क्या होता हमारा शेष 0। 3 का पावर 12 प्लस 3 का पावर 13 प्लस 3 का पावर 14 प्लस 3 का पावर 15, इस तरीके से संख्या बनाता और हमसे किसी संख्या को लेकर के पूछा गया होता कि इसमें इस संख्या से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो शेष 0 बचेगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी देता है तो जिससे भाग करने के लिए देता है वह निश्चित रूप से वैसा संख्या देता है जिससे इसमें भाग करिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो अतः शेष हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। अभी तो हमने डायरेक्टली आंसर आपको बता दिया कि 0 चुन लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। जैसे हमें यह देखना है कि इसमें 25 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। इस पूरे में 25 से भाग करना है। 7 का पावर 21 प्लस 7 का पावर 22 प्लस 7 का पावर 23 प्लस 7 का पावर 24। अब इसमें से इस फॉर्म में तो हम भाग नहीं दे पाएंगे, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 7 का पावर 21। अच्छा, कॉमन का मतलब तो आप समझते हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो 7 का पावर 21 कॉमन लिए, इसका मतलब कुल मिला के 21 7 बाहर आप निकाल लिए। 7 के पावर 21 का मतलब क्या होता है, 7 का संख्या कितना 21, 7 का पावर 22 मतलब 7 का संख्या कितना 22। पावर का मतलब है कि उस बेस का संख्या कितना, 2 का पावर 3 यानी 2 का संख्या 3। तो 7 का पावर 21 कॉमन ले लिए, तो इस पूरे को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचे आपका, यहाँ तो 1 बचेगा। प्लस आगे चलिए, इसमें देखिए यहाँ 7 22 बार था, 21 बार तो कॉमन निकालिए तो 7 यहाँ पे कितना बार बचेगा, यहाँ पे 1 बार बचेगा। क्योंकि 7 का पावर 22 का मतलब 7 यहाँ पे 22 बार था, 21 बार आप बाहर निकालिए तो 7 तो 1 ही बार बचेगा। प्लस आगे देखिए 7 यहाँ पे 23 बार था, 21 बार बाहर निकालिए तो यहाँ 2 बार बचेगा और यहाँ पे 7 कितना बार बचेगा, 3 बार बचेगा। बस पैटर्न एक बार देख लेना है। यहाँ 1, यहाँ 7 का पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, आगे होता तो 4, आगे होता और तो 5 हो जाता है। अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, इसको इस फॉर्म में लेके आ गए हैं। 7 का पावर 21 है तो 7 का पावर 21 आप रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, और अंदर वाला सबको जोड़िए तो कितना है, 7 का क्यूब 343, 7 का पावर 1 7, 343 और 7 कितना हो जाएगा 350, और 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, 50 यह हो गया, यानी कुल मिला के कितना हो गया 400। अगर अंदर वाला का आप कैलकुलेशन करते हैं ना, 1 है 7 का पावर 1 यानी कि 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 7 का क्यूब यानी कि 343, तो इन सबको जोड़ के देख लीजिए। 343 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 350, 49 और 1 50, कुल मिला के 400। अब इसको चेक करिए कि अगर हम इसमें 25 से भाग कर ले तो शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन में यही था ना कि इसमें 25 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो इसमें 25 से भाग करिए। जब आप इसमें 25 से भाग करिएगा तो यह वाला संख्या 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 25 से भाग करिए, 25 से कम 25, 15 बचेगा, 25 छके 150, पूरा पूरा कट गया। यह वाला जो संख्या है वो 25 से क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा आपका। शेष के लिए हम लोग R लिखते हैं, रिमाइंडर शेष क्या बचेगा 0। आप बोलोगे कि सर शेष 0 कैसे बचा, 16, तो 16 तो भागफल है। जैसे हम आपसे कहे कि अगर हम 8 में 2 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा। सिंपल सा अगर आपसे मैं क्वेश्चन करे कि अगर हम 8 में 2 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा, तो आप बोलोगे कि सर 2 चौके 8, पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो शेष 0 बचेगा। अब 4 बार में तो यह कटा है तो जितना टाइम्स कटेगा उसको तो लिखेंगे ही, बट क्या हुआ है पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है, नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, ऊपर में कुछ बच भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर में जितना बार में आप काटिएगा वह तो बचेगा ही। उसी तरीके से 12 क्या 3 से पूरा पूरा कटेगा, हाँ सर कटेगा, 3 चौके 12,
पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया तो शेष क्या बचेगा 0। पूरा पूरा कटने का मतलब है नीचे में नहीं बचना चाहिए। 12 के 8 से पूरा पूरा कटेगा, काटिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, पूरा पूरा नहीं कटा क्योंकि नीचे में क्या बच गया है 2 बच गया है। तो नीचे में कुछ बच जाए इसका मतलब कि वह पूरा पूरा नहीं कटा है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि क्या 8 गुने 9 3 से पूरा पूरा कटेगा, हाँ सर कटेगा, 3 से काटिए 3 तिया 9, नीचे में कुछ नहीं बचा ना, ऊपर में जितना बार में कटेगा वह तो बचेगा ही। तो इसका भी शेष क्या हो जाएगा, 8 गुने 9 में अगर हम 3 से भाग करें तो शेष 0, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कटने का मतलब शेष क्या है 0। अब इसको गुना करिए, 8 9 72, पूरे को गुना करिए 72, 72 को भी 3 से काट के देखिए शेष क्या बचेगा 0। तो उसी तरीके से इसको तोड़ने के बाद इतना संख्या आया और इसमें 25 से भाग दिए, तो 25 से जब इसको काटे तो पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा कटने का मतलब है कि नीचे में कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, तो नीचे में कुछ नहीं बचना चाहिए, तो पूरा पूरा कट गया। अब कितना बार में कटा है उससे मतलब नहीं है, पूरा पूरा कट गया तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब कि शेष क्या होगा 0। कोई भी संख्या अगर पूरा पूरा कट गया इसका मतलब शेष क्या होगा 0। और पूरा पूरा कटने का मतलब है कि ऊपर में बचे, नीचे में कुछ ना भी बचे फिर भी कोई दिक्कत, नीचे में नहीं बचे, है ना, ऊपर में तो कुछ ना कुछ बचेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आज का क्वेश्चन नंबर 2। मेंसुरेशन से यह क्वेश्चन है, समचतुर्भुज से क्वेश्चन है। अच्छी तरह से हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में आते रहा है। बोला है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम समचतुर्भुज की आकृति आपको बना देते हैं और इसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से समझा देते हैं, क्योंकि आज के बाद कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में आ गया, सेट प्रैक्टिस के दौरान आ गया, कहीं भी आ गया, तो वह आपसे छूटे नहीं। जैसा कि नाम है समचतुर्भुज, तो 4 भुजा होगा और चारों का माप क्या होगा बराबर। तो अगर इस भुजा का माप a लेते हैं, इसका माप a लेते हैं, इसका माप a लेते हैं, तो इसका भी माप क्या हो जाएगा a। किसी एक भुजा का माप अगर a लेते हैं तो चारों भुजा का माप a हो जाएगा। समचतुर्भुज में और वर्ग में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि वर्ग का चारों भुजा भी बराबर होता है और चारों कोण भी बराबर होता है। वर्ग का चारों कोण बराबर, बट इसमें क्या होता है, इसका चारों कोण अलग अलग होता है। देख लीजिए सब 90 डिग्री पर नहीं है, वर्ग का चारों कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, समानता क्या है, इसका भी चारों भुजा बराबर, वर्ग का भी चारों भुजा बराबर। अंतर क्या है, उसका चारों कोण समान, इसका चारों कोण अलग अलग। अब समचतुर्भुज आप बना लिए। अब यहां से अगर हम एक छोटा सा चीज आपसे पूछे कि भाई इसका परिमाप क्या होगा बताओ, तो परिमाप जैसा कि आपको पता है चारों भुजाओं का योग होता है, तो प्रत्येक भुजा का माप बराबर है, तो a प्लस a प्लस a प्लस a 4 बार जोड़िएगा तो 4a हो जाएगा। परिमाप वैसे ही निकलता है जैसे आप वर्ग का परिमाप निकालते हैं। तो पहला तो परिमाप हो गया। दूसरा देख लीजिए क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो अगर हम इसके विकर्ण को बना दे, ठीक है, यह इसका क्या हो गया विकर्ण, एक विकर्ण, और दूसरा विकर्ण हम यहां से बना देते हैं, यह 2 विकर्ण। अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, विकर्ण क्या होता है, यह तो 2 विकर्ण आप बना दिए। अब जो विकर्ण होगा ना, जो समचतुर्भुज का विकर्ण होता है, वह एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे तो काटेगा। जब आप इसको क्रॉस कराइएगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे काटेगा। अब जब यह एक दूसरे को काटता है ना, तो 90 डिग्री पे काटता है। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाता है। केवल इस तरफ ही नहीं, चारों तरफ, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन जाता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। तो केवल एक से हम लोग समझते हैं। देखिए एक पार्ट जो आपका यह है वही चारों तरफ विभाजित हो जाता है। तो क्या आप समझे यहाँ पे कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह एक दूसरे को काटता है कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और सिर्फ काटता ही नहीं है, समद्विभाजित करता है। यानी विकर्ण 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 12 होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 होगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का माप क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती है। अब इससे क्या होता है कि इससे आपका देख लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, और ऐसा कुल मिला के 4 त्रिभुज बना है। देख सकते हैं कितना त्रिभुज, 4 त्रिभुज बना है। अब इस त्रिभुज में देख लीजिए संबंध क्या हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, तो किसी भी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री तो वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। कोई भी त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री तो वह समकोण। अब समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो यह हो जाएगा हमारा कर्ण, यह क्या हो जाएगा, कर्ण। इसमें से एक हो जाएगा लंब और दूसरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
ठीक है। और बाकी इस तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को हम पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। मान लीजिए दोनों विकर्ण का लंबाई देगा तो भुजा का लंबाई हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, या ट्रिपलेट याद रखेंगे। मान लीजिए कि एक भुजा दे और कोई दूसरा विकर्ण का माप दे देगा तो उसका आधा क्या होगा, यह कर्ण हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, तीसरा यानी कि हम लोग आधार निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। परिमाप हो गया। अब हम अगर बात करें क्षेत्रफल का, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो विकर्णों की मदद से निकलता है। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण यानी कि D1 गुना दूसरा विकर्ण यानी कि D2। एकमात्र ऐसा चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल विकर्णों की मदद से निकलता है। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं कि क्या दे रखा है। देखिए दिया क्या है, बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216। तो क्षेत्रफल के स्थान पर हम 216 लिख लेते हैं, यूनिट का काम हम लोग करते रहेंगे। बराबर 1/2 गुना पहले विकर्ण का लंबाई देख लीजिए, एक विकर्ण का लंबाई 24, तो एक विकर्ण का लंबाई कितना 24 इंटू दूसरे विकर्ण का लंबाई नहीं दे रखा है तो इसको हम D2 रहने दिए। यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 216, एक विकर्ण 24। अब क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, यही तो होता है फॉर्मूला। 2 से अगर आप इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा आपका 12, और 12 से इसको काटिएगा तो 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, 18 बराबर क्या आ गया है इधर D2, यानी दूसरे विकर्ण का लंबाई 18। अब हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक भुजा का माप। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दूसरे विकर्ण का लंबाई कितना आया 18, तो दूसरे विकर्ण के आधे का लंबाई कितना 9, पूरा यहां से लेकर के यहां तक 18, तो आधा कितना हो जाएगा 9। एक विकर्ण का लंबाई क्या दे रखा था 24, तो पूरा यहां से लेकर के यहां तक 24, तो आधा कितना होगा 12 होगा। अब देख लीजिए आपके पास क्या है, आधार है, आपके पास क्या है लंब है, तो कर्ण निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या लगाइएगा यहाँ पे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का स्क्वायर 81, कितना हो जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना होगा आपका 15, यानी कि इसका वैल्यू यह आपका क्या हो जाएगा कर्ण। समचतुर्भुज का जो भुजा होगा वो इस छोटका त्रिभुज के हिसाब से कर्ण होगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा 15। तो ए का माप यानी कि समचतुर्भुज के भुजा का माप 15, या फिर अगर ट्रिपलेट याद है तो 9, 12, 15 का एक ट्रिपलेट होता है, तो 9, 12, तो यह क्या हो जाएगा 15, यानी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा का माप ही हमें बताना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 15 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, यह भी आपका मेंसुरेशन से है। बोला यदि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप, वृत्ताकार भूखंड का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप बताइए क्या होता है 2πr, यही तो होता है ना। वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, दोनों क्या है आपस में बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है वह कर दिए। बोला गया था कि एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप यानी कि एक वृत्त का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर, यानी कि वर्ग के परिमाप के बराबर। तो बोला है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, किसका अनुपात निकालना है, उनके क्षेत्रफल का। किनके क्षेत्रफल का, तो पहले वृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², और बाद में वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर। इसी का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। क्वेश्चन यही पूछा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफल यानी किसका किसका, वृत्त का और वर्ग का। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल a², यही अनुपात बताना है। अब इस अनुपात को इस फॉर्म में हम लोग तभी ले पाएंगे जब या तो r को हम a के रूप में लिखे या फिर a को r के रूप में चेंज करें। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो दोनों आपस में कट जाएगा। अब देखते हैं क्या हमें करना पड़ेगा। यहां से देखिए दोनों का परिमाप बराबर, अच्छा इसके लिए हम लिख सकते हैं 2πr इधर है और 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 2πr/4, यह वैल्यू किसका हो जाएगा a का हो जाएगा। 2 से काटिए 2 दूना 4, यानी πr/2 a का मान हो गया। अब इसी को आप रख दीजिए πr² के स्थान पर, तो πr² रहने दीजिए, ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, बराबर a², तो a के जगह क्या रखिएगा πr/2, तो a के जगह आप रखिए πr बट्टा में क्या 2, a के जगह क्या रखिएगा πr/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। आराम से चीज़ों को समझिए, a के जगह हम क्या लिख सकते हैं πr/2, तो लिख दिए a के जगह πr/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब सोल्व करिए, यह आपका πr² हो जाएगा। अनुपात स्क्वायर सबका है तो पाई का भी स्क्वायर इंटू r का भी स्क्वायर बट्टा 2 का भी स्क्वायर, कितना होगा 4।
अब काटिए, अनुपात में जो कटने वाला होता है उसको काटते हैं। तो आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, कट गया। पाई से काटेंगे पाई स्क्वायर को, तो स्क्वायर कैंसिल होगा, एक पाई तो बच जाएगा। यहाँ पे एक पाई है और यहाँ पे पाई गुने पाई, पाई स्क्वायर यानी पाई गुने पाई, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। अब इधर पाई बचा, इधर 4, तो 4 को यहाँ पे लाइए। जो बट्टा में होता है वह तो इस तरफ आ जाएगा, जो बट्टा में होगा वह इधर आ जाएगा। तो 4 अनुपात पाई के बदले में क्या लिखेंगे अब 22/7। ठीक है, चलिए अब इसको काट लीजिए, ऊपर से ऊपर वाला कटता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। बाकी जो बट्टा में होगा वो इधर आ जाएगा। तो 7 दूना 14, 14/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आराम से कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा तो फिर से आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह आपका एपी का है। बोला है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग क्या होगा। देखिए कितने पदों का योग बताना है हम लोगों को, 2007 पदों का योग बताना है। अब गौर से इस सीरीज को अगर देखिएगा तो 1 2 3 4 एक छोटा सीरीज इसमें बन रहा है 1 2 3 4 का, और यही रिपीट किया है 1 2 3 4, फिर आगे भी क्या है 1 2 3 4। तो अगर हम इस सीरीज की बात करें, जो छोटा सीरीज आपका बना है उसमें कितना पद, 4 1 2 3 4 4 पद है। तो इन 4 पदों का योग क्या होगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब ऐसा ऐसा सीरीज कितना बनेगा, ऐसा ऐसा कुल कितना सीरीज कितना बनेगा यह बताइए। तो अगर 8 पद होगा तो 4 पद का सीरीज है तो 8/4 2 सीरीज बनेगा। 12 पद होगा तो 12/4 3 सीरीज बनेगा। इस तरीके का 4-4 पद का कितना सीरीज बनेगा, तो 4-4 पद का कितना सीरीज बनेगा, एक सीरीज में 4 पद तो 2 सीरीज में 8 पद, 3 सीरीज में 12 पद, 100 सीरीज में अगर हमसे पूछा जाए कि 100 पद है तो कितना सीरीज बनेगा, तो 100/4 25। अब हमें 2007 तक पहुंचना है, तो हम ऐसा करते हैं पहले 2004 पदों में निकाल लेते हैं कि ऐसा कितना सीरीज बनेगा, क्योंकि 2004 4 से कट रहा है। तो 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 0 4 एकम 4, 501 सीरीज बनेगा। ऐसा ऐसा कितना सीरीज बनेगा, 501 सीरीज बनेगा। और एक सीरीज का योग बताइए, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो एक सीरीज का योग 10 है, तो 501 गुने 10 यानी कि 50/110। 50/110 कितने पदों का योग होगा, 2004 पदों का योग होगा। अब हम 2004 पद का योग निकाली है, 3 पद का योग और हमें चाहिए, तो 3 पद का योग निकाल लीजिए शुरू से, 1 2 3 और 3 6, यानी कि इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, तो 50/116 आपका इस पूरे सीरीज का योग हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे सीरीज का योग कितना हो जाएगा, 50/116। देखिए क्या किए हैं, इस तरीके से 2007 पदों का योग पूछा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे 4-4 पद का एक सीरीज बन रहा है ना, एक नया सीरीज, एक छोटा सीरीज बना है जिसमें कितना पद, 4-4, और यही रिपीट किया है। अब 4-4 पद का सीरीज है, तो 2007 पदों में कितना सीरीज ऐसा बनेगा, तो 2007 तो 4 से नहीं कट रहा है, 2004 इसके करीब का संख्या 2004 है जो 4 से कट रहा है, तो 501 सीरीज तो पूरा बन जाएगा। ऐसा ऐसा कितना सीरीज बन जाएगा, 501, और इसके अलावा 3 पद और, तो 501 सीरीज का योग क्या होगा, तो एक सीरीज का योग 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 501 सीरीज का योग 501 गुने 10 यानी कि 50/110, तो यह हो जाएगा। उसके अलावा 2004 में ही 501 सीरीज बन जाएगा, 3 बचा हुआ था, तो 3 पद हम लोग अलग से जोड़ दिए, तो 50/116 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए क्या है। अगला है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है के परिवृत्त का क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपका वृत्त है, ठीक है, और इसके अंदर में क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। इसके अंदर में क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के बाहर में अगर कोई वृत्त हो तो वह परिवृत्त कहलाता है। समकोण त्रिभुज के बाहर में अगर कोई वृत्त हो तो वह क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है, और यह कहलाएगा परिवृत्त का त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे, यह परिवृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, जो समकोण त्रिभुज के बाहर में वृत्त बनता है उसके त्रिज्या का माप कितना होगा, तो इसके कर्ण के आधे के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज के बाहर में जो वृत्त बनेगा उसके त्रिज्या का माप क्या होता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का आधा। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण देखिए क्या होगा, यह 2 सेंटीमीटर, 2√3, यह 4, जो सबसे बड़ी भुजा होगा वही कर्ण होगा ना, तो यह पूरा 4 होगा। मतलब कि समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 2 हो जाएगा। डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर सकते थे कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का माप क्या है, 4, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त यानी बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब हमें क्या बताना है, बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने पाई यानी कि 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी। कर्ण 4 है तो त्रिज्या 2 होगा, त्रिज्या 2 है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुना 2 का स्क्वायर यानी कि पाई गुना 4, तो 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला एक त्रिभुज के आधार, त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार के 5वें हिस्सा है। देखो एक त्रिभुज का जो आधार है ना, वो एक समानांतर चतुर्भुज के आधार के 5वें भाग के बराबर, ठीक है। यानी कि समानांतर चतुर्भुज का आधार अगर 5x है तो त्रिभुज का आधार कितना होगा, x होगा, क्योंकि बोला है कि एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार के 5वां हिस्सा। तो चतुर्भुज का आधार अगर 5x लेते हैं तो इसका 5वां हिस्सा यानी बट्टा 5 करेंगे तो त्रिभुज का आधार निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे इस दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, किस दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, बोला त्रिभुज, एक त्रिभुज के आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज। तो त्रिभुज का आधार क्या होता है, 1/2, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार, तो आधार कितना x, और गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम मान लिए h। यह हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना 5x, और ऊंचाई नहीं मालूम है तो इसकी ऊंचाई को कैपिटल H से डिनोट कर दिए, और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और समानांतर चतुर्भुज केवल आधार गुने ऊंचाई। तो समानांतर चतुर्भुज का आधार इतना, ऊंचाई h मान लिए। अब आप इसको सोल्व करिए, x इधर भी है, x इधर भी है, कटेगा। हमें क्या बताना है, समानांतर चतुर्भुज से, जिसके साथ से लगा रहे ना उसको आप बाद में लिखिए या बट्टा में लिखिए, त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात। तो समानांतर चतुर्भुज से त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा h, और बट्टा में h। यह ऊंचाई किसका है, यह ऊंचाई है त्रिभुज का, और यह ऊंचाई किसका है, समानांतर चतुर्भुज का, बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इधर भाग में इधर आ जाएगा तो 5 के साथ गुना, 5 दूना 10, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या होगा 1। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज से, तो जिसके साथ से लगा होगा उसको बट्टा में, ऊंचाई से त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा 10/1 यानी कि 10:1। हमारा आंसर 10:1। इस चीज को ध्यान रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज से, तो जिसके साथ से लगा रहेगा उसको हमेशा कहाँ रखिएगा, बाद में रखिएगा। तो समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को h माने थे, त्रिभुज की ऊंचाई को h माने थे, दोनों की ऊंचाई में अनुपात 10:1 यानी कि 10/1 का हो जाएगा। अगला देखिए, बोला किसी घन के कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन 988 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन के प्रत्येक कोर का मूल लंबाई क्या होगा। देखिए हम मान लेते हैं कि पहले घन का लंबाई x, तो आयतन क्या हो जाएगा x3, घन का आयतन तो यही होता है। अगर इसके कोर की यानी कि भुजा की लंबाई को 4 बढ़ा देंगे तो भुजा क्या होगा x + 4, तो आयतन क्या होगा x + 4 का क्यूब। अब इस दोनों में अंतर कितना कहा जाता है 988 का, यही तो अंतर आ रहा है ना 988 का। कितना का अंतर, घन के कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो बढ़ाने के बाद घन का कोर यानी भुजा कितना x + 4, तो आयतन x + 4 का क्यूब, आयतन भुजा का क्यूब होता है। पहले क्या आयतन था, इतना था, इतना आयतन बढ़ जाता है, मतलब कि नया आयतन में या पुराने आयतन में 988 का अंतर बढ़ जाता है या घट जाता है, इसका मतलब क्या होगा अंतर। अब यहाँ से अगर इसको सोल्व करने के लिए चले जाएं तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, तो अब बाई ऑप्शन सोल्व कर लेंगे। x के जगह सोचते हैं कि क्या रखे कि इस दोनों का अंतर 988 आ जाए, तो आप 7 रख के देख लीजिए। 7 4 11, 11 का क्यूब कितना 1331, माइनस x के जगह 7, तो 7 का क्यूब कितना 343। अब 1331 में से 343 माइनस करिए, कितना आ गया आपका 988 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, विकल्प x का वैल्यू क्या आ गया आपका, विकल्प b यानी कि 7। तो x के जगह हम क्या रखेंगे 7, तो प्रत्येक कोर का मूल लंबाई आपका यही 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए क्या है। बोला है दिए गए प्रश्न को पढ़े और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहला सूचना देख लीजिए, पहले सूचना में क्या है, यह फिगर है, और दूसरा सूचना में क्या बोला है कि एंगल ACB बराबर 180 - x, एंगल ACB बराबर 180 - x, ठीक है। चलिए वो तो होगा ही, या पूरा अगर इधर x है तो यह 180 - x होगा ही, इसकी हमें आवश्यकता नहीं, तो ऐसे भी पता लग जाएगा। इसको देखो, जो पहला सूचना है उसमें फिगर दिया है,
फिगर दिया है, x का मान पूछा है। तो देखिए होता क्या है कि त्रिभुज में किसी एक भुजा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो बाहर में जो कोण बनेगा ना वह इसके सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर, तो इस दोनों कोण के योग के बराबर हो जाएगा। बाहर में जो कोण बनेगा इस दोनों कोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो इस x का मान कहाँ से निकाल सकते हैं, इस दोनों कोण से निकाल सकते हैं। मतलब इस आकृति को देख करके ही हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे क्या कहा कि त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर में कोण बनेगा ना वह सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर। तो इस कोण का माप इस दोनों को जोड़ने से निकल जाएगा, मतलब इस आकृति से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, कथन केवल एक पर्याप्त है, केवल एक से, यानी कि इस कथन से ही हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से है। पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस का आया था और इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। बोला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है। 15 मिनट क्या हो जाता है, इसको देरी हो जाता है। पहला बार जब गई है तो 15 मिनट की देरी हो गई है। अगला दिन देखिए, वो अपना गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया, यानी 10 से कितना कर लिया 12, तो 5 मिनट की देरी होती है। अब कितना देरी हो गया, 5 मिनट की देरी हो गया। ध्यान से देखिए, सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में एक दिन 15 मिनट की देरी और एक दिन 5 मिनट की देरी, तो दोनों लेट वाला है तो अंतर घटा के, यानी कि दोनों दिन इसके द्वारा लिए गए समय में अंतर कितने मिनट का आ गया, 10 मिनट का आ गया। दोनों अगर एक रंग रहेगा तो अंतर घटा के निकाली जाएगा। समय में मधु के द्वारा विश्वविद्यालय जाने में लगे दोनों दिन जो समय लगा है उसमें अंतर कितने मिनट का हो जाएगा, 10 मिनट। लेकिन एक दिन लेट होता और एक दिन पहले पहुंच जाती तो अंतर हम जोड़ के निकालते, 5 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, तो अंतर जोड़ के। लेकिन दोनों देरी वाला होगा तो अंतर घटा के, और दोनों अगर पहले वाला होगा तो भी अंतर घटा के। 2 रंग तो अंतर जोड़ कर और 1 रंग तो अंतर घटा के। अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते देखिए। जब भी किसी एक दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए और तय करने में लगे समय में अंतर दिया जाए तो डिस्टेंस बराबर होता है AB बट्टा A माइनस बी गुना टी। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AB बट्टा A माइनस बी गुना टी। तो A के जगह पहला दिन स्पीड क्या था इसका 10 और B के जगह दूसरा दिन स्पीड क्या था 12, क्योंकि 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेगा तो 12 हो जाएगा। अब A और B में अंतर कितना का, 2 का। ठीक है, A माइनस बी प्लस में ही अंतर लिखिएगा हमेशा, गुना टी। तो समय में अंतर 10 मिनट का, मिनट है तो 10 बट्टा आप 60 कर लीजिए। 10 बट्टा 60 इसलिए करिए क्योंकि मिनट के रूप में है, मिनट में 60 से भाग करिएगा तो आवर में, क्योंकि बाकी सब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी आप उसी रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। आगे इसको सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 से 12 कैंसिल, क्या बचा 10। यानी कि मधु को इसके घर से विश्वविद्यालय की दूरी कितना किलोमीटर हो जाएगा आपका, 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस मेथड का उपयोग करके बहुत ही आराम से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन देखेंगे आंसर निकालेंगे, 10 गुने 12 बट्टा 2 और गुने 15 और 5 की देरी हो रहा है तो 10 बट्टा 60 कर लेंगे। अगला देखिए, यह क्वेश्चन एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है और इसको भी अक्सर एग्जाम में आपका देखा जाता है। बोला है मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूं तो 19% का लाभ, यानी जब 595 में वस्तु को बेचा तो 19% का लाभ हुआ। तो 19% का लाभ कब होगा, जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 19% ज़्यादा में, यानी 119 में बेचेगा। इसका मतलब 595 रुपया जो है वह 119% का मान है। तो आगे देखिए क्या बोला है, अगर 475 में हम इसको बेच दे तो मुझे कितना लाभ या हानि होगा। तो हम यह निकाल लेते हैं कि 475 कितने परसेंट का मान है। हमें एक चीज़ पता है कि 595 19% 119% का मान है, क्योंकि 595 में बेचने पर 19% का लाभ हुआ। तो अब हमें बताना है कि 475 में बेचने पर क्या होगा। तो हम यह निकालते हैं कि 475 कितने परसेंट का मान है। अगर 100 से ज़्यादा आया तो लाभ, कम आया तो हानि। बस हम यह पता कर ले कि 475 कितने परसेंट का मान है। अब सोल्व करिए इसको, 119 से काटिए, 119 पंचे 595, 5 से काटिए इसको, 5 नमा 45, 2 बचेगा, 5 25। x का वैल्यू देखिए, प्रतिशत से 95 में गुना तो कितना हो जाएगा, x का मान 95%। x क्या माने थे, x माने थे 475 कितने परसेंट का मान है, तो 475 95% का मान है। इसका मतलब कि 475 में बेचेंगे तो 95% ही धन आ पाएगा। तो हानि कितना का हो जाएगा, 100 से कितना कम आएगा, 5, यानी 5% की हानि हो जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा, 5% की हानि। ध्यान रखिएगा, ऊपर में रुपए तो इधर भी ऊपर में रुपए, ऊपर में परसेंटेज तो इधर भी ऊपर में परसेंटेज, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि अगर इधर ऊपर में रुपए है तो इधर भी ऊपर में क्या रहना चाहिए, ऊपर रहना रुपए रहना चाहिए। आगे अगला देखिए क्या है,
बोला है 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। 324 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखो 324 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं है, तो हम देखते हैं कि 324 किससे कटेगा। 4 2 6 3 9, यह तो 9 से कट रहा है, यह तो 9 से कट रहा है ना। इसका मतलब 324 उसी को काटेगा जो 9 से कट रहा होगा। और 9 से कटने का नियम क्या होता है, जिसके अंकों का योग 9 से कटे वही 9 से कटेगा। तो देखिए अंकों का योग 9 9 18 9 27, इसको हटा दे 7 6 13, इसके अंकों का योग 9 से नहीं कटेगा। देखिए 9 9 7 9 6, यही है ना। तो जो भी 9, जहाँ भी 9 आ जाए उसको हटा दीजिए, इसको तो जोड़िएगा तो यह तो आपका 9 से कट रहा है। बाकी का जो बच गया वह 9 से नहीं कट रहा है। 7 6 13, अंकों का योग 13 आया, मतलब यह 9 से नहीं कटेगा। पूरा में भी आप 9 से भाग देके चेक कर सकते हैं। आगे देखिए 9 को हटा लीजिए पहले, 9 9 9 7 2 9, यह आपका 9 से कट जाएगा। इसकी संभावना है 324 से कटने का। आगे देखिए 9 9 को तो हटा लीजिए, 7 बचा, यह भी आपका 9 से नहीं कटेगा। चलिए 9 9 हटा लीजिए, 9 हटा लीजिए, 7 8 15, यह भी आपका 9 से नहीं कटेगा। तो हमने क्या किया, 3 विकल्प को हटा दिया, तो 3 विकल्प आपका गलत हो गया। तो चौथा जो विकल्प बचा वह आपका अपने आप आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। और देखिए यह 4 से भी कटेगा, 324 4 से भी कट रहा है ना, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। तो अगर 9 से हमारा काम नहीं चलता तो फिर हम वैसे ऑप्शन को काटते। अगर मान लीजिए कोई 2 ऑप्शन आ जाता जो 9 से कटने वाला होता तो फिर हम कितना से चेक करते, 4 से चेक करते, तो फिर कोई ना कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, जो बचता वही हमारा आंसर हो जाता। अगला देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण 5 + √2 x² - 4 + √5 x + 8 + 2 √5 = 0 के मूल है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है 2 अल्फा बीटा बट्टा अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यह क्या होता है -b/a होता है। यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, और इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग लगभग सभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, यह फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अल्फा और बीटा यानी मूलों का योग बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब इसको गौर से देखिए, ये किसको बोलेंगे, जो x² के गुना में होगा वह a का मान हो जाएगा। जो x के गुना में होगा तो यह x के गुना में है ना चिन्ह के साथ, तो यह b का मान। और जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ xy लगा हुआ नहीं होगा वह c का मान होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, सोचिए जरा, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, तो -b के जगह बोलिए क्या लिखेंगे, -4 + √5, यही है ना, माइनस और इसके अलावा क्या है -4 + √5। ठीक है, यह b का मान। और बट्टा में क्या लिखेंगे हम, बट्टा में लिखेंगे -b/a। a का मान कितना है 5 + √2। केवल मान आप रख दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ कटने वाला है इसमें, हाँ सर यह कटने वाला है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर में क्या बचा 4 + √5 और नीचे में 5 + √2। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो c का मान कितना है आपका 8 + 2 √5, यही तो है। और बट्टा में a का मान क्या है, a का मान तो 5 + √2, यही है। a का मान तो यही है ना, 5 प्लस, a का मान क्या है 5 + √2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान पता चल गया। अब इसमें आप मान पुट कर दीजिए। क्या हमें मान निकालना है 2 अल्फा बीटा, तो 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान है 8 + 2 √5, 8 + 2 √5 अल्फा इंटू बीटा। एक सेकेंड, 8 + 2 √5 बट्टा 5 + √2, यही तो है ना। अल्फा इंटू बीटा का पूरा मान यही है ना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान यह पूरा है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह यह पूरा रखेंगे, 2 गुना में है तो गुना में रहेगा बट्टा। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा 4 + √5, 4 + √5 बट्टा क्या है 5 + √2, 5 प्लस क्या है आपका √2 है। ठीक है, चलिए अब आप इसको सोल्व करिएगा तो क्रॉस में गुना कर सकते हैं, बट्टा के नीचे बट्टा है तो क्रॉस में गुना। या फिर देखिए इसके नीचे में 5 + √2 है, इसके नीचे में 5 + √2 है तो कट जाएगा। क्योंकि जब आप इसको उलट के गुना करिएगा तो 5 + √2 ऊपर जाएगा और 4 + √5 नीचे आएगा।
होगा ना, उलट के इसको गुना करके देख लीजिएगा। बाकी इस दोनों में से 2 कॉमन और ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो बाहर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 और प्लस √5। अगर आप इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 4, यहाँ पे क्या बचेगा, √5 और बट्टा में 4 प्लस √5। अब जो कटने वाला है उसको काट लीजिए, इससे यह कैंसिल, क्या बचा, 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। कुछ नहीं करना था, बस जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको समझना था। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होगा और अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होगा। a किसको बोलेंगे, जो x² के गुना में होगा चिन्ह के साथ। b किसको बोलेंगे, जो x के गुना में होगा, तो x के गुना में यह था। c किसको बोलेंगे, जो कांस्टेंट होगा। बाकी कैलकुलेशन जैसे आप करते हैं वैसे आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई 3√23 और 16। देखिए ऊंचाई यानी कि h और तिरछी ऊंचाई यानी कि l। ऊंचाई कितना है शंकु का, ऊंचाई है 3√23 और तिरछी ऊंचाई कितना है, तिरछी ऊंचाई आपका 16 है। अब आगे पाई का मान 22/7 मानते हुए इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बात करें शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई r l। तो आपके पास l है, पाई का वैल्यू भी है बट r नहीं है। तो हम r कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा h l और r में एक संबंध होता है, वही संबंध होता है जो समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण में होता है। तो जो l होता है वह तिरछी ऊंचाई हो जाता है, तो यह कर्ण हो जाता है, यह आपका, इसको हम लंब कह सकते हैं। और जो त्रिज्या होता है वह आधार हो जाता है। तो आधार बताना है यानी कि त्रिज्या बताना है, तो r बराबर लिखेंगे हम लोग √अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर और माइनस 3√23 का स्क्वायर। अभी हम समझाते हैं इस चीज़ को क्यों ऐसा हम लोग लिखे। आगे देखिए 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा और इसको 3 का स्क्वायर कितना 9 और √23 का स्क्वायर 23। तो 9 गुना 23 देख लीजिए कितना होगा, 9 गुना 23 करिएगा, 9 तिया 27, 7 हासिल 2, 9 दूना 18 और 2 20, 207। कितना हो जाएगा आपका, 207 हो जाएगा। अगर आप माइनस करते हैं 256 में से 207 तो 49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल कितना, 7। तो आपके सामने r का वैल्यू आ गया 7। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पाई के जगह 22/7, r का वैल्यू आपने क्या निकाला 7 और l का मान क्या दिया गया है, तिरछी ऊंचाई 16। 7 से 7 कैंसिल, 16 से गुना करिए, 16 दूना 32, 2 हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 35 यानी कि 352 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका शंकु का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अगर हम बात करें शंकु का इस तरीके से, अगर हम शंकु की बात करें तो ध्यान से समझिएगा इसको। यह शंकु हो गया आपका, इसका आधार वृत्ताकार होता है। तो वास्तव में यह जो है आपका समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब अगर समकोण त्रिभुज है तो यह h जो होगा वह लंब हो जाएगा, r जो होता है वह आपका आधार हो जाता है, जो तिरछी ऊंचाई होता है वह क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ण था, लंब था, आधार निकालना था, तो √अंडर हम कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दिए, इससे आधार निकल गया। आधार कितना आ गया, 7। आधार 7 आने का मतलब है कि त्रिज्या 7 आ गया, और त्रिज्या 7 आ गया तो फिर हम लोग यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला है नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा D से मिलाने के लिए बिंदु D तक बढ़ाया गया। AB बराबर 9, AB का मान देख लीजिए कितना है 9 और BD का मान कितना है 3। तो हमसे पूछा है DE का मान क्या होगा। गौर से एक चीज़ आप समझिएगा, जैसे यह हमारा सर्कल है, अब इसमें से किसी जीवा को हम आगे बढ़ाएं, या जीवा है इसको आगे बढ़ा दिए, मान लीजिए A से लेकर के B तक, AB कोई जीवा था उसको हम आगे बढ़ा दिए, कहाँ तक बढ़ा दिए, D तक। और एक स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उसको जो बोलेंगे जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करेगा, तो यह क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। तो यह केस जब भी बने कि जब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले, उस केस में क्या होता है ना कि एक संबंध बनता है छोटका गुने बड़का या बड़का गुने छोटका। तो बड़का कौन होता है, पूरा A से लेकर के D तक, पूरा A से लेकर के D तक, इसको क्या बोलते हैं, बड़का। तो A से लेकर के D तक यानी कि AD, अगुना छोटका, छोटका में इसको शामिल नहीं करते, बाहर वाले को शामिल करते, BD। AD गुना BD बराबर क्या होता है, बराबर होता है
टेंजेंट का स्क्वायर यानी कि जो स्पर्श रेखा है उसका स्क्वायर। बड़का में किसको शामिल करेंगे, ए से लेकर के पूरा डी तक को, और छोटका में किसको, बाहर वाले को। तो बड़का गुने छोटका बराबर टेंजेंट का स्क्वायर। अब ए डी का मान देख लीजिए कितना है, ए से लेकर के पूरा डी तक, यह आपका 9, यह 3, तो 9 और 3 12 गुना बी डी का मान कितना है, बी से लेकर के डी तक 3 है, बराबर डी ई का स्क्वायर। डी का क्या होगा, स्क्वायर, तो 12 या 36, उधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट होगा, बराबर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो यही आपका डी का वैल्यू हो गया। सर्कल का कुछ विशेष थ्योरम है और उन थ्योरम पे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।